हेलो दोस्तों, आज हम अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान इन इंडिया। दोस्तों, जैसा आपको पता है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद 2 साल 11 महीने 28 दिन के करीब हमारा संविधान बनने में लग गए। अब बात आई कि देश को कैसे चलाया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जो देश के प्लानर थे, जो देश के पॉलिटिशियन थे, जो देश के राजनेता थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो देश की प्रायोरिटी में, जो देश की प्राथमिकताओं में है, पहले देश के जो संसाधन हैं, जो देश के रिसोर्सेज हैं, उनके लिए लगाए जाएं, ताकि जो जरूरी चीजें हैं वो हम पहले पूरा कर सकें। जैसे कि अनाज के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, तो पहले अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें, सड़कें व्यवस्था बना सकें, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को बना सकें। तो जो भी उनको उस दौर में अपनी प्रायोरिटी में ये लगता था कि ये कार्य सबसे जरूरी है, उनको पहले किया जाए। तो उसके लिए वो क्या लेके आए, उसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत थी। तो बात आती है टॉपिक में पहला इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग की तो कहता है इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है, इसमें किसी देश की जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो कुछ टारगेट डिसाइड करती है और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोग्राम और पॉलिसी बनाती है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इसके बारे में जो प्लानिंग कमीशन है उसने डेफिनेशन क्या दी है, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये है, जो देश के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह जो भी हैं, उनको देश के डेवलपमेंट के लिए, देश की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनका उपयोग करना, इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन है 1950 में सेटअप किया गया, जिसकी जो चेयरमैनशिप थी, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में इसको प्लानिंग कमीशन को लेके आया गया। लेकिन यहाँ पर ये बात आपको नोट करने योग्य है कि 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन है उसको डिसॉल्व कर दिया गया और प्लानिंग कमीशन के जगह पर क्या लेके आ गए, नीति आयोग लेके आ गए। जो नीति आयोग है अब देश की जीडीपी के विकास के लिए पॉलिसीज बनाने में, मतलब कि अपना सहयोग देता है, सरकार को सजेस्ट करता है। भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें जो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग का जो जिक्र है वो भारतीय 7 सूची की कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर कार्य करती हैं। जो प्लानिंग है उसमें 2 एरिया है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक में जो एरिया है उसमें आता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड वगैरह, ये इकोनॉमिक एरिया के अंदर आते हैं प्लानिंग में। और जो एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग फैसिलिटी है, ये सोशल एरिया है प्लानिंग के। इन दोनों को जो कवर करते हैं इसको हम कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग कहते हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक और सोशल दोनों बातों का, दोनों एरिया का ध्यान रखते हैं, दोनों को शामिल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। तो बच्चों, भारत में जो 5 ईयर प्लान है वो सोवियत यूनियन की गाइडलाइंस, मतलब उनकी तरह ही इसको फॉलो किया गया है, जो 1951 से शुरुआत हुई थी और 2012 में जो अंतिम प्लानिंग कमीशन, मतलब कि 5 वर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था।
इसका नाम तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर्स प्लान है, लेकिन सभी योजनाएं 5 वर्ष की नहीं थी। इन दौरान 1951 से लेकर 2012 तक समय समय पे अकॉर्डिंग प्लानर्स को जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं या जो 5 ईयर प्लान है, इनके स्थान पर 3 एनुअल प्लान भी लेके आए हैं, जो 1966 से 1969 तक चले। मतलब कि एक एक वर्ष की 3 एनुअल प्लान्स भी आए हैं, और एक एनुअल प्लान 1979 से 1980 तक एक एनुअल प्लान चला, और 2 वर्षीय योजनाएं भी चली हैं 1990 से लेकर 1992 तक। डिफरेंट 5 ईयर हैव डिफरेंट गोल। अलग अलग पंचवर्षीय जो योजनाएं थी और जो अलग अलग ये जो ईयर लेके चले हैं, इनमें अलग अलग इनका गोल था, अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये योजनाएं या ये जो प्लानिंग है ये चलाई जाती थी। भारत में प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। आपने जैसा कि पिछले चैप्टर में पढ़ा, जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई, बैकवर्ड और एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, जिससे जो भारत का आउटपुट है और जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम थी, और जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बहुत कम थी। इसलिए सब चीजें मार्केट फोर्सेज के ऊपर, जैसे डेवलप नेशन में होता है कि जो चीजें बनेंगी वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो, मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेस पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा भारत में छोड़ना मतलब संभव नहीं था, क्योंकि देश में इतना पैसा भी नहीं था और जो भारतीय इकोनॉमी है वो पिछड़ी हुई भी थी। तो इसके डेवलपमेंट के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तो जितना ज्यादा फंडिंग केवल गवर्नमेंट ही लगा सकती थी, इसलिए भारत में प्लानिंग की जरूरत पड़ी। बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक ऑर्डर इन द कंट्री। इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि देश के अंदर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन क्या है, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वी मीन द वे गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। हम मतलब कि जो हमने प्लस में पढ़ा था, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, कि मतलब किस तरीके से उत्पादन करें। एलोकेशन का मतलब है व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें। और सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो लोग हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उनको कैसे उनका बंटवारा हो और उनको उस बदले में क्या रिवार्ड मिले। तो इसको अगर आप जनरली छोटे रूप में देखो तो इस प्रकार से इकोनॉमिक सिस्टम के जरिए इससे 3 टाइप्स बन जाती हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक मिक्स इकोनॉमी। तो बात करते हैं जहां पर मार्केट फोर्सेस को फ्रीली छोड़ दिया जाता है, जहां पे कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। मार्केट की जो शक्तियां हैं, मार्केट डिमांड सप्लाई जो पावर है, वही मार्केट को कंट्रोल करती हैं। तो ऐसे इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रॉफिट को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। जब मार्केट को फ्रीली नहीं छोड़ा जाता है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, तो उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पर जो भी डिसीजन है वो समाज की सेवा, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। जब यहाँ पर जब गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो उस सिस्टम को मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है और जो सोशल वेलफेयर है, दोनों साथ चलते हैं। तो जब पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू की गई तो भारत ने जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है उसको अपनाया। आओ
अब वन बाई वन करके एक एक को पढ़ते हैं। एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं और कैपिटलिज्म भी कहते हैं। इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, इनका जो मालिकाना हक है, उनका जो ओनरशिप है वो इंडिविजुअल के हाथ में होती है और जो इंडिविजुअल है वही जो आर्थिक डिसीजन है वो लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता और इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं। जिनमें उनको अधिक प्रॉफिट लगता है, लाभ लगता है, वो कार्य वो करते हैं। फीचर्स क्या है इस इकोनॉमी की? फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें प्राइवेट ओनरशिप होती है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका इस तरीके से यूज किया जाता है ताकि जो प्रॉफिट है, ताकि जो लाभ है उसको अधिकतम किया जा सके। यहाँ पे लेबर सस्ती है और लेबर इंटेंसिव मेथड का प्रयोग यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको ज्यादा वेतन दिया जाता है। केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जो जिनसे अधिक प्रॉफिट हो, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो चाहे फॉरेन मार्केट में हो। जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स, मतलब कि उन्हीं लोगों के लिए उत्पादन किया जाता है जो अधिक पे कर सकते हैं, मतलब कि इनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव का होता है, इसलिए प्रॉफिट मोटिव को ही ध्यान में रखे हुए डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल है वो केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने और डिफेंस तक ही सीमित होता है। अब बात करते हैं इस प्रकार की इकोनॉमी, जैसे कि इनके मेरिट्स क्या हैं। तो कहता है इस इकोनॉमी की मेरिट्स क्या है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। जो कमाओगे, जो प्राप्त करोगे वो आपका होगा, इसलिए आप अच्छा काम करोगे। प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज और इससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है इस इकोनॉमी की? डीमेरिट्स ये है कि ये जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने वाली जो धारणा है उसको ये इग्नोर करती है। ये केवल प्रॉफिट को ध्यान में रखकर ही उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है जिसमें प्रॉफिट होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो अमीर लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए ही प्रोडक्शन करती है। जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो वंचित रह जाते हैं। तो जो ग्रोथ है बिना सामाजिक न्याय के, बिना सोशल जस्टिस के साथ होती है। तो जो प्लानर है हमारे, उन्होंने मार्केट इकोनॉमी के मॉडल को देखा और हमने पाया कि जो हमारे मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं, मतलब कि उनकी क्वालिटी, मतलब लाइफ को प्रभावित होगी, तो हमने इस सिस्टम को नहीं अपनाया। अब बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है इसमें जो ओनरशिप होती है, जो देश के रिसोर्सेज होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, जो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेती है। इसमें इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ये माना जाता है कि जो गवर्नमेंट करेगी वो अपने उसके हिसाब से वो बेस्ट होगा। सो इंडिविजुअल जो डिजायर हैं उनको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इस अर्थव्यवस्था की फीचर्स क्या है? जो इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनकी जो ओनरशिप होती है वो समाज, पूरा देश उसका मालिक होता है। यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप होती है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। जो प्रोडक्शन के साधन हैं उनका भी यूज इस तरीके से किया जाता है ताकि समाज का जो कल्याण है वो अधिकतम हो सके, सोशल वेलफेयर को क्या किया जा सके, मैक्सिमाइज किया जा सके। यहाँ पर जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट केवल कानून और व्यवस्था बनाए तक ही सीमित नहीं होती, सारा सिस्टम गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही चलता है। इस जो इकोनॉमी है इसकी मेरिट्स क्या है? ये समाज में इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेती है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सामाजिक न्याय के बेस पर ही होती है। सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ के ऊपर ये विश्वास करते हैं। इस मेथड की डीमेरिट्स, इस इकोनॉमी की डीमेरिट्स क्या हैं कि ये इसकी डीमेरिट्स ये हैं कि यहाँ पे अगर आप पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को साथ लेके चलते हो तो जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो जाती है। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो नहीं पाता, तो इससे क्या है, इसी का परिणाम हुआ कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, जैसे चाइना है
और जो सोवियत यूनियन है वो धीरे धीरे कंट्रोल इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है। अब बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की, जो कौन से देश ने अपना रखी है, द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी एक वो होती है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों की ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन डिसीजन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेस पे लिए जाते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की भी अवहेलना नहीं की जाती है। इस इकोनॉमी की फीचर्स क्या है मिक्स इकोनॉमी की, जो इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की अपनी अपनी ओनरशिप होती है। जो इन प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोडक्शन डिसीजन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है दूसरी तरफ सामाजिक वेलफेयर के ऊपर ध्यान देता है। दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अपना देश के प्रोडक्शन में अपना अपना रोल अदा करते हैं। मेरिट्स क्या है इसकी, जो ये प्रिंसिपल इसमें मेरिट्स क्या है, इसमें आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे आपने देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें सोशल वेलफेयर को ध्यान दिया जाता है, दोनों के ही फायदे मिल जाते हैं। एक तरफ तो प्राइवेट ओनरशिप के जरिए आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जरिए जीडीपी ग्रोथ होती है, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पे ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। अब बात करते हैं इस इकोनॉमिक सिस्टम की डीमेरिट्स की। तो इसकी जो डीमेरिट्स क्या है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसमें प्राय करप्शन होता है, लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी होती है। भारत में देखते हो आप गवर्नमेंट सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है, भ्रष्टाचार वगैरह ज्यादा है। तो इसके कारण जो भारतीय आप देख रहे हो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन मजबूरनवश गवर्नमेंट को भी, भारत सरकार को भी प्राइवेटाइजेशन को अपनाया जा रहा है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो ये पाया गया है कि जो मोस्ट ऑफ इकोनॉमी है वर्ल्ड में मिक्स इकोनॉमी है, जहां पे जो प्रोडक्शन डिसीजन है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते, जो प्रोडक्शन डिसीजन है वो मार्केट फोर्सेस के लिए जाते हैं, लेकिन मतलब कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको कंट्रोल भी करती रहती है, उनमें इंटरवेंशन भी करती रहती है। जो आजादी के समय भारतीय जो लीडर हैं, जो प्लानर हैं, उन्होंने पाया कि जो मिक्स इकोनॉमी है एक आइडियल स्ट्रेटेजी है जिसमें आप कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का मतलब कि फायदा ले सकते हो। मतलब कि पूर्ण रूप से ना तो आप कैपिटलिस्ट सिस्टम पे जाओगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर जाओगे, ना ही पूर्ण रूप से आप सोशलिज्म के साथ जाओगे। दोनों की चीजों की अच्छी बातों को मतलब कि ग्रहण किया। तो कहता है जो भारतीय इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1948 में आया, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है भारतीय संविधान के, ये दर्शाते हैं कि भारत ने जो स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर को अपनाया, लेकिन साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है और जो डेमोक्रेसी है उसकी भी पूरी रिस्पेक्ट, उसको भी पूरा रिस्पेक्ट दी। जो पब्लिक सेक्टर है उसको मुख्य भूमिका में रखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को डिमोटिवेट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को भी साथ साथ इनकरेज किया ताकि देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाए। अब बात करते हैं गोल ऑफ द प्लानिंग। देखो दोस्तों, अलग अलग जो पंचवर्षीय योजनाएं थी या 1 साल की या 2 साल की जो योजनाएं थी, उनका सभी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग था, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें हम तो सभी का कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव भी था। जो भी देश में प्रगति करेंगे तो उससे कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव भी निकल के आएंगे। तो हम यहाँ पे सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो प्लानिंग थी, उसके कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात हम कर लेते हैं। कॉमन गोल्स क्या थे? तो पहला था जीडीपी ग्रोथ। देखो, हम जानते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ होती है उसके कारण देश में आउटपुट बढ़ता है, और आउटपुट बढ़ने से देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव होता है, वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ोतरी होती है। जिससे क्या है, अगर लंबे समय तक देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता रहता है तो देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर महत्व मतलब दिया गया, मेन ऑब्जेक्टिव में रखा गया इसको।
जीडीपी ग्रोथ दो बातों पे निर्भर करती है। एक तो जो हमारे रिसोर्सेज बेस हैं वो धीरे धीरे कंट्री में बढ़े, नए रिसोर्सेज हम खोजें, और जो पर यूनिट आउटपुट है, मतलब कि एक जो इनपुट का प्रयोग करके जो बदले में आउटपुट लगता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रयोग करके जो हमारा प्रोडक्शन है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे उसमें हम बढ़ोतरी करें, जो आउटपुट है वो बढ़ोतरी करें। तो इस पे जो ध्यान दिया गया कि जीडीपी में बढ़ोतरी हो टेक्नोलॉजी में चेंजेस करके और नए रिसोर्सेज को खोज करके। दूसरा जो प्लानिंग है उसका गोल्स था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अपडेट करना जो टेक्नोलॉजी चल रही है और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। कि यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि जो आउटपुट है वो मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए आउटपुट बढ़ रहा है कि मॉडर्न जो एज है आप देख रहे हो, आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, इनोवेशन के जरिए पढ़ा पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए पा रहे हैं कि तो जो आज का जो युग है वो विज्ञान और इनोवेशन, साइंस और इनोवेशन का युग है। जो साइंस है वो आपको नए नए तरीके देता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हमने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हम टेक्नोलॉजी में चेंज लेके आए, उसके कारण हरित क्रांति आ पाई, हम प्रोडक्शन बढ़ा पाए। आईटी सेक्टर में भी देखो तो एक बीपीओ इसका अच्छा उदाहरण है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। मॉडर्नाइजेशन के दो पहलू हैं। एक तो मॉडर्न बनना, आप टेक्नोलॉजी से संबंधित, इनोवेशन से संबंधित, साथ साथ मॉडर्न बनना सोशल एंगल से, सामाजिक जो एरिया है उसमें भी हम मॉडर्न बने। जैसे कि जो प्लानर है भारत के, उनका एक ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थी कि हम जो कन्वेंशनल जो तरीका है, जो विजडम है, उससे बाहर आके मॉडर्न आउटलुक में आए। मतलब कि जो प्लानिंग में रखा गया कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों के बराबर पार्टिसिपेट करें। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इनमें मॉडर्नाइजेशन को भी मतलब कि ऑब्जेक्टिव रखा गया, ताकि आप सामाजिक पहलू की तरफ से और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के दोनों को हम क्या कर सकें, मॉडर्न बना सके और प्रमोट कर सकें। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की ही बात चल रही है तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है कि क्या जो मॉडर्नाइजेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, मतलब साथ साथ चलने वाले हैं, या कंट्राडिक्टरी, एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इसको देखते हैं एक एक लाइन की, इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो कहता है कि मॉडर्नाइजेशन है एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू कंट्राडिक्ट विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो मॉडर्नाइजेशन को प्लानिंग में रखा गया तो इसका उद्देश्य ये नहीं था कि एम्प्लॉयमेंट का कंट्राडिक्शन, विरोध करने वाला नहीं था। बोथ मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज गोल्स ऑफ प्लानिंग, दोनों चीजें, भाई मॉडर्नाइजेशन भी हो और साथ साथ रोजगार भी जनरेट हो, वो मतलब कि साथ साथ चले, ये प्लानिंग में रखा गया था। क्योंकि जो कंप्लीमेंट्री है बिटवीन में, इसमें दो वो पहलू हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है इसके कारण देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मॉडर्नाइजेशन के कारण देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे देश की इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ने से क्या है, वस्तुओं की डिमांड और सर्विस की डिमांड, मतलब कि वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, सर्विस बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। मतलब देश में जब मॉडर्नाइजेशन आएगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होने से लोगों की इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कहीं ना कहीं से वो सामान बनेगा, तो क्या है, रोजगार ज्यादा होगा। लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ ड्रामेटिक चेंजेस आए कि जो टेक्नोलॉजी है वो मतलब कि उसने ग्रोथ में मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन आप देखते हो कि जो टेक्नोलॉजी है वो सप्लीमेंटिंग होने की साथ साथ कंप्लीमेंटिंग, मतलब साथ साथ चलने की बजाय जो टेक्नोलॉजी है उसने लेबर के सब्स्टिट्यूट्स के रूप में काम किया। जहां पे
5 आदमी काम करते थे, वहां पे एक मशीन, एक टेक्नोलॉजी आ गई, वो एक आदमी उस मशीन के जरिए काम कर रहा है। तो इससे क्या है, आज भारत के जो पॉलिटिशियन हैं और प्लानर हैं, उनके लिए जो हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, लेकिन ये ग्रोथ कैसी है, जॉबलेस ग्रोथ है। ये भारतीय पॉलिटिशियन और प्लानिंग के लिए एक उभरता हुआ क्या है, चैलेंज है। हमने 2 ऑब्जेक्टिव पढ़े, एक तो जो गोल प्लानिंग के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव थे, एक तो था जीडीपी ग्रोथ, एक दूसरा था मॉडर्नाइजेशन, तीसरा था सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि जो देश है वो दूसरे देशों पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, वित्त के लिए, पैसे के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड ना हो, क्या बन जाए, उसमें आत्मनिर्भर बन जाए। दूसरा वर्ड सेल्फ सफिशिएंसी है, उसका मतलब ये है नॉन डिपेंडेंस अपॉन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर एसेंशियल सप्लाई इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो एसेंशियल सप्लाई है, मतलब कि खाने पीने की चीजें हैं, दवाइयां वगैरह हैं, उनके लिए मतलब हम दूसरे के ऊपर, बाकी संसार के ऊपर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी संसार के ऊपर डिपेंड ना रहें। जो ये 2 गोल थे, ये पहले जो 7 प्लानिंग थे उनमें प्रायोरिटी में रखे गए थे। ये इसलिए रखे गए थे ताकि जो भारतीय इकोनॉमी है वो बाकी संसार, जो बाकी देश हैं, उनके प्रेशर में, उनके बिना किसी दबाव की सरवाइव कर सके। उनका विदेशी जो इकोनॉमी है, जैसे अमेरिका जैसा देश है, उन देशों का भारत के ऊपर कोई प्रेशर ना हो। क्योंकि क्या हुआ था, 1965 में, 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। उस समय अमेरिका ने हमें धमकी दी थी कि यदि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद नहीं करोगे तो हम आपको जो जरूरी सामान है, खाने पीने के जो सामान है, हम उसकी आपको सप्लाई रोक देंगे, नहीं तो आप युद्ध विराम की घोषणा कीजिए, युद्ध बंद कर दीजिए। तो भारत ने इन चीजों पे महसूस किया कि हमें क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। अब तक हमने पढ़ा है जो प्लानिंग थी उसमें जो मेन गोल थे, एक तो था जीडीपी ग्रोथ, एक क्या था मॉडर्नाइजेशन, तीसरा क्या था सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। अब बात आती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। ये तो भारत की विशेषता रही है, सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेके चलते हैं। कहता है यदि जो देश है केवल कुछ लोगों की ही प्रगति होती है और बाकी लोगों को इसका फायदा नहीं रह जाता है, तो ऐसी जो ग्रोथ है, ऐसा जो विकास है, वो मीनिंगलेस है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जो ग्रोथ है उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है यदि अमीर और अधिक अमीर बन जाता है और गरीब और अधिक गरीब बन जाता है। तो कहता है जो ग्रोथ, जो देश प्रगति करता है, जब राष्ट्र प्रगति करता है, तो समाज के सभी वर्गों को उसका फायदा मिलना चाहिए। वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो समाज में सामाजिक समानता के साथ जो मुख्य जो प्रिंसिपल है प्लानिंग का, मतलब कि ये मेन उद्देश्य रखा गया कि जो समाज में क्या आए, इक्विटी आए। लेकिन दोस्तों इक्विटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में अंतर है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो ये हुआ कि सभी लोगों को, मतलब कि जो समाज का प्रत्येक व्यक्ति है उसकी जो नेशनल इनकम है उसमें समान हिस्सा मिले, एक डॉक्टर को भी उतना ही मिले और एक क्लर्क को भी उतना ही मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो है कि जिसमें जो मतलब कि जो वेतन मिले उनको अपने अपने कौशल के अकॉर्डिंग मिले, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग मिले, बहुत ज्यादा अंतर ना हो। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो 1 घंटा एक ऑपरेशन करता है, 1 घंटे के 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए 1 घंटा का एक ऑपरेशन करने के ले लेता है। लेकिन भारत में बहुत से जो लेबर वर्क जो लोग हैं, जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पूरी साल भर काम करते हैं, 8-8 घंटा काम करते हैं, तो भी उनके 50,000 रुपए नहीं बन पाते। तो ऐसा इतना अंतर नहीं होना चाहिए। तो हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्लानिंग में रखा गया था। अब हम इतनी देर से
प्लानिंग कर रहे हैं। क्या इस प्लानिंग के कुछ अचीवमेंट भी थे? क्या इस प्लानिंग से इतने वर्षों तक, यहाँ पे बात कर रहा है 1950 से लेकर 1990 तक की प्लानिंग करके लेके आए, क्या उसका कोई फायदा हुआ? तो कहता है हाँ, इससे देश की इनकम बढ़ गई। जो पहले जो इकोनॉमी थी जिसपे ताला लगा हुआ था, स्टैग्नेशन, गतिहीन का, है ना, तो वो टूट गया और जो देश की इनकम है वो पहले जो 0.5% जो है नेशनल इनकम बढ़ रही थी पर एनम, वो 7वें प्लान में 5.8% बढ़ी। इंक्रीज इन नेशनल इनकम। दूसरा क्या हुआ? रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर की सिस्टम है उसमें सुधार आया और देश की प्रगति में इसने अपना योगदान दिया, खेती ने। जैसे कि इसमें एक तो खेती लैंड रिफॉर्म हुआ, वो आगे पढ़ेंगे क्या हुआ लैंड रिफॉर्म, और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ जिसके कारण भारत में हरित क्रांति आई और हम देश में आत्मनिर्भर बने। ठीक है, जो इंटरमीडिएट थे, जो जमींदारी सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया, मतलब कि ये तो लैंड रिफॉर्म किया गया। और जो टेक्नोलॉजी है उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स और जो सिंचाई की व्यवस्था है, इरिगेशन फैसिलिटी है, उसको इम्प्रूव किया गया। तो जिससे क्या है, हम सेल्फ सफिशिएंट बने अनाज में, फूड ग्रेन में। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये पंचवर्षीय योजनाओं का ही परिणाम था कि जो देश की जो बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ी, वो प्रगति करी। जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनमें भी हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बने। यही है कि 1990 के एंड में आते आते हम जो भारतीय इकोनॉमी है एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सिंचाई की व्यवस्थाएं होगी, पावर जनरेशन हो गई, बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटी हो गई, ये मुख्य इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। 1950 से 90 के दौर में आप देखोगे कि इनमें एक रिकॉर्ड वृद्धि हुई। जो भारतीय रेलवे है इसने वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट नेटवर्क होने की ख्याति प्राप्त करी और एक